चलो पढ़ें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम लोग? देखो मैंने बोला था 15-20 मिनट क्वेश्चन करेंगे, वो टाइम तो चला गया, और उसके आगे से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने टाइम खराब कर दिया। चलो चलो शुरू हो जाओ, क्वेश्चन करो। चलो कॉपी में चालू हो जाओ सारे। जल्दी। बैठ बेटा जल्दी। ये कहाँ गए पब्लिक, सब बाहर घूम रहे, चाय पीने गया है चौराहा? ये सब पुलिस में जाएगा, चौराहे में जा रहा है ना। हाँ। हो गया पहला क्वेश्चन? अरे जल्दी कॉपी निकालो, आप लोग आराम आराम से लिख रहे हैं भाई, उससे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद करो ना, है? कहां से आ रहे हो भाई तुम लोग? ठीक, क्वेश्चन, जल्दी। तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ क्वेश्चंस और डाल दिए हैं, देखे किसी ने? उसको घर से कर लेना, ठीक है। वैसे तो उम्मीद कम है मुझे तुम करोगे खुद से। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। जल्दी। पानी दे दो यार, गर्म पानी है, गर्म पानी है? नहीं है, ले आओ। थोड़ा जल्दी करें ना प्रभु, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। ठीक है, है 70। 200 बेस पेयर, टोटल बेस 400। 400 में जी कितना है? 30। सी कितना है? 30। तो 60 माइनस कर दो 400 में से, कितना आ गया? 340। 340 को 2 से डिवाइड कर दो। कहाँ रखेंगे आप? यहाँ गिर जाएगा, गिर जाएगा ये, नहीं उस पर रखते हैं वहां पे, ठीक है। तो अपने ने क्या किया, 340/2, कितना आ गया? 170। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? 170 ए आ गया, और 170 ही क्या आ गया? टी आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालोगे? हाँ, 30 × 3 प्लस 170 × 2 कर लेंगे, हैं? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। जो भी वो निकाल लो बेटा, मेरा काम आंसर निकालना नहीं है। हाँ, 340 नैनोमीटर दे रखा है। लेंथ कैसे निकालते हैं, या सॉरी बेस पेयर कैसे निकालते हैं? हाँ, बेस पेयर निकालने के लिए
लेंथ को डिवाइड करते हैं किससे, 0.34 से, कितना आ जाएगा, शाबाश, 0.34 कितना आ गया, 1000 बेस पेयर। यस, ठीक है। तो 1000 बेस पेयर में मेरे पास 2000 क्या आ गए बेसिस, उसको हमने किसमें तोड़ दिया, 20% ए, यस, आगे 20% टी, जी, सी। इस बात में कोई डाउट है किसी को, 20% ए का कितना आएगा, 400, ये आ गया 400, ये भी 400, ये 600, 600, ठीक है, कर लेंगे। हाँ भाई देख लो, हो जाएगा, लिख लो जल्दी से, चलो 1 मिनट है, जल्दी आगे चलेंगे, अमीनो एसिड पढ़ना है मुझे। कृपया फास्ट रहें। लिख लिया, दिखाओ, ठीक है, चाय मिली, हाँ, नाइट्रोजनस बेसिस, एलिमेंट्री कैनाल में एक तो होता है डीएनएज एंजाइम, एक आरएनएज होता है, तो डीएनएज आरएनएज तोड़ता है फॉस्फोडाइस्टर, तो पहले न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया, फिर न्यूक्लियोसाइडेज और टाइडेज होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइडेज किसको तोड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक को, और न्यूक्लियोटाइडेज तोड़ेगा तो शुगर नाइट्रोजनस बेस ये अलग होती है, ठीक है, लिख लिया, ठीक है, 4 का फ्रूल अभी कब बात करूंगा, है अभी आ रहा हूं उस पर भी, हाँ भैया अलग करो, करो जल्दी, तू भी वहीं बैठेगा भाई, सब वहीं बैठोगे, तू इधर बैठ जाना भाई, जगह नहीं है तो बगल में बैठ जा, है एक जना इधर बैठ जाओ, रुक जाना भाई 1 मिनट, लिख जल्दी, अब ठीक है, एक सौ 170 नैनोमीटर है, कितने बेस पर आ गए, 500, हाँ 500 बेस पेयर और 1000 बेसिस, नहीं भाई 170 को 0.34 नैनोमीटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तुम भी वहीं बैठोगे, अच्छा खाने वाने को रखा है वहां पे सब, है भाई नीचे कुछ खाने वाने को तो नहीं है? लिखो जल्दी,
लेंथ तो दे रखी है, ये नहीं चाहिए। करो। हाँ भाई, कितने आ गए? 500 बेस पेयर आ गए। कितने बेसिस आ गए? 1000 बेसिस आ गए। उसमें से जी दे रखा है 240, सी हो गया, ये हो गया 480, कितना रह गया? टी प्लस ए रह गया 520, ए आ गया 260, टी आ गया 260, तो ए 260 आ गया। बेस पेयर कितने आए थे? 500। हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लेंगे कैसे? इंटू 2। फॉस्फोडाइस्टर, हाँ 998, 499 प्लस 499, यस है ना? एक साइड में 499 होगा, दूसरे साइड में 499। किसको नहीं समझ में आ रहा? जल्दी बोलो, किसको समझ नहीं आ रहा है? किसको नहीं आया समझ? आ गया तुम लोग भाई? ठीक है, डन है। अगला क्वेश्चन ले ले, चलिए अगला सवाल। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले बेस जी और से निकालो। हमारे पास पी है 100 बेस पेयर और क्यू भी कितना है? 100 बेस पेयर। कितने बेसिस हो गए? 200 बेसिस। यहां भी कितने हो गए? 200 बेसिस। कोई डाउट नहीं? पी में ए है 40, तो टी कितना हो गया? 40, कितना बच गया? 120, तो जी 30, सॉरी 60 और सी 60, यस। ऐसे ही इसमें ए कितना? जी दे रखा है 40, तो सी 40, जी 60। रुक जाओ यार, हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मेरे पास डीएनए है, इसकी स्टेबिलिटी का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा कि नहीं। स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एच बॉन्ड पे। तो जितना जी और सी ज्यादा होगा उतने एच बॉन्ड ज्यादा होंगे, ठीक है? तो पी में एच बॉन्ड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? क्यू के एच बॉन्ड से। आप देख रहे हो जी और सी ज्यादा है इसमें, यस। तो इसलिए पी स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? क्यू के कंपैरिजन। यहां तो कोई डाउट है? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मतलब टेम्परेचर। मैं अगर हीट करता हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये डीएनए है, डीएनए को मैं हीट करता हूं तो हीट करने पर उसका एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? इस एच बॉन्ड ब्रेक होने को हम लिखते हैं डीनेचुरेशन। ये शब्द पढ़ा है हमने कहीं बायो में? कहां पढ़ा है? पीसीआर में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप देखते हो कि एक स्टेप होता है डीनेचुरेशन, जहां डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जाता है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जितने ज्यादा 3 बॉन्ड वाले जीसी होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए यहां पर क्या है कि क्या उसका 2 डिग्री स्ट्रक्चर स्टेबल है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं। जितने ज्यादा जी और सी होंगे उतना स्टेबल होगा डीएनए। ये चीज समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? बताओ। ट्रिपल बॉन्ड बोलना चाहिए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ भाई बताओ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल, टोटल कितने आ रहे हैं? निकालना दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने आ गए पहले वाले के हाइड्रोजन बॉन्ड? 80 और 180, 260 आ गए। और दूसरे वाले में 240। कहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है? पहले वाले में। तो स्टेबल कौन होगा? पहले वाला। समझ में आ गया?
बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, भाई सुन लिया करो जब बोला करो। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रमोटर। प्रमोटर वो जगह होती है जहां डीएनए खुलता है, ठीक है? प्रमोटर वो जगह होती है जहां डीएनए खुलता है। तो जहां डीएनए को खोलना है, डीएनए खोलने का मतलब है कौन सा बॉन्ड तोड़ना? एच बॉन्ड तोड़ना। तो मुझे सोच के बताओ, प्रमोटर पर एटी ज्यादा होना चाहिए या जीसी ज्यादा होना चाहिए? एटी ज्यादा होना चाहिए। तो प्रमोटर एटी रिच होता है, क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एटी होंगे उतना वहां पे डीएनए खोलना आसान होगा। अब समझ में आ गई बात? बोलो, समझ में आई बात, नहीं आई? बोलो। तो जितने ज्यादा एटी होंगे उतना डीएनए खोलना आसान होगा। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डीएनए विद मोर जीसी, मोर जीसी इज स्टेबल। अच्छा, हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे। हम कहते हैं जितना ए होता है उतना टी होता है, और जितना जी होता है उतना सी होता है, ये वन होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस जी और सी प्लस टी इज इक्वल टू वन। इसको चारगाफ रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चारगाफ रूल कहता है कि जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? इसको चारगाफ रूल कहते हैं। ये डीएनए के लिए काम करता है। मतलब जो भी डबल स्टैंडर्ड चीज होगी ना, जैसे ए के सामने टी है, जी के सामने सी, उसके लिए काम करेगा, सिंगल स्टैंड के लिए नहीं। क्योंकि सिंगल स्टैंड में बता पाना कि कितना ए है, कितना सी है, कितना जी है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके सामने कोई स्ट्रैंड होगा तो इससे आप निकाल सकते हो। तो चारगाफ रूल सिर्फ किसके लिए वैलिड है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यस। एंड जो भी चीज क्या हो, डबल स्टैंड आरएनए, यस, डबल स्टैंड आरएनए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। हमारे पास एक चीज और होती है जिसमें हम लिखते हैं ए प्लस टी, ये चारगाफ नहीं है, जी प्लस सी, इसको लिखते हैं बेस रेशियो। ये चारगाफ नहीं है, देख लो ध्यान से, ये चारगाफ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, ध्यान सुनना। आर्की बैक्टीरिया की ये रेशियो आ रही है मान लो 0.7, यू बैक्टीरिया की मान लेते हैं 1 आ रही है, ह्यूमन के डीएनए की ये आ रही है 1.5। ये वैल्यू किसका ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि डिनोमिनेटर में जी प्लस सी है, तो अगर वैल्यू छोटी आएगी तो स्टेबल डीएनए होगा। और आपको ही पता है कि आर्की बैक्टीरिया मुश्किल कंडीशन में मिलते हैं, हाई टेम्परेचर में मिलते हैं, तो डीएनए उनका स्टेबल होना चाहिए। ये क्या है? ये इसे कहते हैं बेस रेशियो। ये स्पीशीज वाइज कांस्टेंट होती है। सही है? मेरी बात समझो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये चारगाफ रूल है। चारगाफ रूल क्या होता है? जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। तो ए को ऐड कर दो किससे? जी से। टी को ऐड कर दो सी से, तो भी वही आएगा। बेस रेशियो क्या है? जी और सी को नीचे लिख दिया है और ए और टी को ऊपर लिख दिया है। जी सी जितना ज्यादा होगा, वैल्यू उतनी कम आएगी, तो उतना स्टेबल डीएनए होगा। बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी, हम किस तरह की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल मतलब टेम्परेचर। और डीएनए का कौन सा बॉन्ड टूटता है डीनेचुरेशन में? एच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटता है? एच बॉन्ड। यहां तक कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, डीएनए को हीट करते हैं, उसका फॉस्फोडाइस्टर नहीं टूटता। कौन सा टूटता है? एच बॉन्ड टूटता है। समझ में आ गया? बोलो। आपने लाइसोसोम पढ़े, लाइसो वो पढ़े थे, जोम, लाइसोसोम्स पढ़े थे, उसमें एंजाइम था डीएनए आरएनए, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। तो डीएनए आरएनए जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उस पॉलीमर के बॉन्ड का क्या नाम है? फॉस्फोडाइस्टर। क्या नाम है? तो जब हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। तो डीएनए तोड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, आरएनए तोड़ के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। कौन तोड़ा? किसकी बात कर रहा हूं मैं? न्यूक्लियस मैंने कब बोला एच बॉन्ड तोड़ता है? सुनिए नहीं ध्यान से, मैं कह रहा हूं डीएनएज आरएनएज आर न्यूक्लियसिस। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लियसिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं।
ठीक है। अगर मैं डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ूंगा तो न्यूक्लियोटाइड जो बनेंगे वो अलग हो जाएंगे, आरएनए का तोड़ूंगा तो क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो डीएनएज आरएनएज जो है न्यूक्लियसेस हैं, वो क्या तोड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब आप बायोटेक पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा दिस इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इधर 5 डैश है, इधर 3 डैश है, फिर यहां पर ये 5 है, यस और नो, ठीक है। तो आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस यहां बीच में काट रहा है, तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर। समझ में आ रहा है? एक्सोन्यूक्लियस साइड में काट रहा है, समझ में आ रहा है? बॉन्ड कौन सा तोड़ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर। तो एंडो और एक्सो दे आर न्यूक्लियसेस, सही है, डीएनएज हैं वो, क्या है, डीएनएज हैं। समझ में आ रहा है? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर। क्लियर है? आरएनएज डीएनएज। तो अब सुनेंगे ध्यान से, अब तो डाइजेशन खत्म हो गया तुम्हारे सिलेबस से, लेकिन सुनो, जब तुम खाना खाते हो तो खाने में सेल भी होते हैं, सेल डाइजेस्ट करने के बाद डीएनए आता है, डीएनए का डाइजेशन के लिए मुझे डीएनएज आरएनएज एंजाइम चाहिए, डीएनएज आरएनएज एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं, ठीक है। और वो क्या बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। न्यूक्लियोटाइड में अभी भी 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड हैं आपके पास, एक तो है एन ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोइस्टर और या फॉस्फोनाइड्राइड, ये हो सकता है, ठीक है। तो जब हम डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं तो डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए डीएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए आरएनएज, डीएनएज आरएनएज ने डाइजेस्ट करके न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इंटेस्टिनल जूस। आप ये पढ़ते हो कि जब आपको, ध्यान सुनेंगे, जब आपको पढ़ाया जाता था और आप पढ़ते नहीं थे, नालायक थे, तो ये पेनक्रियास होता था, यहां से आता था, तो डीएनए को तोड़ने के लिए ये डीएनएज निकालता था, ठीक है, ये डीएनएज निकालता था और आरएनएज निकालता था, सही है, इस ड्यूडिनम में। अब क्या है, डीएनए टूट चुका है, डीएनए टूट चुका है इसमें, शुगर, ठीक है, यहां क्या है, नाइट्रोजनस बेस, और यहां पर CH2 के साथ एक फॉस्फेट है, 3 नहीं होते। रीजन क्या है कि एक ही फॉस्फेट बीच में जुड़ा हुआ है, जुड़ने आता था 3 फॉस्फेट, जुड़ता था सिर्फ एक, याद है, ठीक है। तो ऐसा वाला है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं एक एंजाइम ला रहा हूं जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज, टाइडेज, टाइडेज, इसको तोड़ेगा। फिर मैं लाऊंगा न्यूक्लियोसाइडेज, इसको तोड़ेगा। अब ये मिलेंगे कहां पर, सुनो, ये मिलते हैं जो मेरे पास ये यहां पर इंटेस्टिनल जूस निकलता है ना, उससे। तो पेनक्रियाटिक जूस लंबे डीएनए को तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड बना देगा, और टूटी हुई चीज को आगे तोड़ने का काम इंटेस्टिनल जूस का होता है, क्योंकि वो जैसे ही तोड़ेगा फिर वो एब्जॉर्ब भी कराना ब्लड में। भाई चीज को पहले देखो, लंबी चेन डीएनए की, उनको छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में तोड़ लिया। अब इसमें 2 बॉन्ड हैं, कौन कौन से, एन ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोइस्टर। इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे चाहिए न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ये निकलता है इंटेस्टिनल जूस से, क्योंकि इंटेस्टिनल जूस से जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो मेरे पास बन जाएगी शुगर, मेरे पास बन जाएगा नाइट्रोजनस बेस, और मेरे पास बन जाएगा फॉस्फेट। इन चीजों को फिर आप ब्लड में एब्जॉर्ब कराओगे। तो बड़ी चीज को तोड़ने के लिए मुझे चाहिए डीएनए आरएनए, टूटी हुई चीज को आगे तोड़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइडेज, टाइडेज। और ये एंजाइम आपको मिलेंगे उस जूस का पार्ट जो सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल निकलता है, ताकि तोड़ो और जल्दी से एब्जॉर्ब कर लो। जैसे आप स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं तो माल्टोज बनता है, माल्टोज को तोड़ने पे ग्लूकोज बनता है, तो स्टार्च को तोड़ने के लिए एमाइलेज चाहिए, वो पेनक्रियाज बनाएगा। टूटी हुई चीज माल्टोज है, 2 ग्लूकोज, उसको तोड़ने के लिए चाहिए माल्टेज, वो इंटेस्टिनल जूस बनाता था। समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आ रहा है, हाँ भाई बोलो। अपने आप टूट जाता है, उसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन है, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, या तो हीट करूं, कोई एंजाइम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सिंपल, टूट के लग जाएगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, ठीक है, किसको किसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ, बनाओ इसको, चलो
बोल बोल बोल। किसमें? मैं बोला प्रमोटर वो जगह होती है जहां डीएनए खुलता है, तो वहां पर एटी रीच होगा तो आसानी से खुलेगा। कैसे? जीसी ज्यादा होगा तो मुश्किल से खुलेगा। आप जब पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को एक जगह खोला जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर पे अगर ए और टी ज्यादा होगा जी और सी के कंपैरिजन में। कहां पे? ये हवन से ज्यादा है। ये 1 पॉइंट, ये वैल्यू आएगी क्या? नहीं, कभी भी नहीं आएगी। क्या फर्क पड़ रहा है? 1.3 लिख ले, वैसे 1.5 होती है। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूं। यहां जीसी ज्यादा है, ये डीएनए स्टेबल है, ठीक है। यहां पर जीसी ज्यादा नहीं है, तभी तो वैल्यू 1 से कम आ रही है। अरे डिवाइड, भाई मैं कह रहा हूं जीसी नीचे ज्यादा होगा तो वैल्यू 1 से कम आएगी, ज्यादा आएगी? कम आएगी, तो स्टेबल हो गया डीएनए। मैंने कब बोला है? अरे मेरी बात समझ में आ गई? जीसी ज्यादा है तो डीएनए स्टेबल है, और स्टेबल डीएनए मतलब नहीं खुल रहा है, आसानी से नहीं खुल रहा है। मेरी बात समझो ध्यान से। क्लियर है? डीएनए खोलने के लिए उसमें एटीपी होना चाहिए। देखो जीसी होगा, खोल तो हम लेंगे ही, टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे, खुल तो जाएगा ही, लेकिन मुश्किल से कब खुलेगा? जब जीसी ज्यादा होगा। जहां पर डीएनए को खोलना है, जैसे प्रमोटर, वहां पर एटी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए वहां पर कभी पता नहीं किसी कोचिंग में तुम्हें कभी पढ़ाया हो, वहां पर टाटा बॉक्स पढ़ाते हैं। टाटा बॉक्स इज नथिंग बट एटी एटी। सही है? नहीं, ये याद करवा देते हैं, प्रमोटर में टाटा बॉक्स मिलता है, कुछ नहीं करना है सब। बस अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रमोटर में। जा 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 जल्दी जा। पढ़े भाई, छोड़ा, इधर ध्यान देना। उसकी तबीयत खराब है, तेरा टाइम खराब हो रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे। लिख लिया? चले आगे, बोलो, आगे चलते हैं। कहानी खत्म, अमीनो एसिड चालू है। हेडिंग डालो अमीनो एसिड्स। चलो भाई। हाँ ठीक है, अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। पढ़े? चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड, बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास अमीनो एसिड के कुछ बेसिक फीचर है। सबसे पहला फीचर जो आपको आगे जाके पता चलेगा वो है, ये ऑब्टेन होता है एसिड सोल्यूबल पूल में। किसमें? एसिड सोल्यूबल पूल में। ये बता रहा हूं क्या होता है। दूसरा, ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। हमारे ने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डेल्टान है। लेस देन क्या है? 800 डेल्टान है। ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डेल्टान है। तीसरा पॉइंट, इधर देखेंगे सारे बच्चे। हाँ भाई, 4 महीने से पढ़ रहे हो ये स्ट्रक्चर मीथेन है, ठीक है। अमीनो एसिड जो होता है, एनसीईआरटी लिखती है, कृपया फोकस करें। अमीनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड जो है एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ठीक है। तो यहां पर सी, यहां पर लगा दिया COH ग्रुप, यहां लगा दिया NH2 ग्रुप, यहां लगा दिया H, और यहां लगा दिया R ग्रुप। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, पहले बोर्ड पे देखो, जब मैं बोलूं तब लिखेंगे सब। हमारे पास क्या होता है, अमीनो एसिड होते क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे।
अमीनो एसिड क्या होते हैं, मेरे पास इस ग्रुप को हटा दो, ये इस वक्त एसिड है, COH है, एसिड है, हमने इस पर अमीनो ग्रुप लगा दिया। एनसीईआरटी कहती है कि मीथेन की 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हमने अमीनो एसिड बना दिया। क्या बना दिया? अमीनो एसिड बना दिया, 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, मतलब बदल के। यहां तक दिख रहा है सबको? दूसरी चीज, हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, प्लांट या एनिमल सेल लेंगे, उसको डैमेज करेंगे और उसको एक एसिड में घोलेंगे। एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सही है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नाम है एसिड का। ठीक है, आपने CCl4 पढ़ा है, क्या नाम है उसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, एक Cl हटा के वहां COH लिख दो, तो वही फॉर्मूला होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। ऐसा ही कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, जो मुझे समझ में आता जितना। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने घोला। ठीक है, कुछ चीजें उसमें घुल जाती हैं जो छोटी होती हैं, कुछ चीजें नहीं घुलती। जो घुल जाती है उसको कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल में आता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 800 डेल्टान से कम होता है। ठीक है, इसको लो मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तीसरी चीज हम लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। अब जरा ध्यान से देखें, हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है। यस, ये क्या है? कायरल कार्बन है। यस और नो? तो ये वाली कार्बन जो है कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन होने की वजह से अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहां ये बताएंगे कि मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मोस्ट, मोस्ट मतलब बहुत सारे। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखो कभी ग्लूकोज वगैरह किसी को चढ़ा हो तो उस बॉटल पे डेक्स्ट्रोज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डेक्स्ट्रोज। ठीक है, शुगर जो चढ़ाते हैं डेक्स्ट्रोज होता है। अमीनो एसिड लीवो रोटेटरी होते हैं। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट, सारे नहीं, मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अमीनो एसिड क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन से हैं? लीवो रोटेटरी। यस, लेकिन एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है जिसमें एक्सेप्ट हमारे पास ग्लाइसिन जो है ना, उसमें आर ग्रुप जो होता है वो H होता है। आर ग्रुप इज H, उससे कार्बन नॉन कायरल हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएगा कि एक अमीनो एसिड बताओ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो क्या नाम है उसका? ग्लाइसिन। ऑल अमीनो एसिड्स आर लीवोरोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें नॉन कायरल कार्बन है। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे की कहानी, अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा हमारे पास, अमीनो एसिड जो होते हैं, क्या होता है कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो प्रोटीन का पार्ट है, अमीनो एसिड जो पार्ट ऑफ प्रोटीन है, जो किसका पार्ट है? प्रोटीन का, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और वो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड का क्या मतलब होता है समझते हैं। ये पहली कार्बन है, ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा यहां बना रहा हूं, ये COH है, ये C है, यहां NH2 है। ये दिख रहा है सबको? दिस इज H, दिस इज R, दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज अल्फा। तो अल्फा कार्बन पर अगर मेरे पास NH2 जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन का पार्ट होते हैं। विदाउट, अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन का पार्ट होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? सही है? सही है। और कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, उनको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड। वो भी अमीनो एसिड है पर वो प्रोटीन का पार्ट नहीं होते। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो होते हैं जैसे कि आपने नाम सुना है एक सिट्रुलिन, सुना है? नहीं, यूरिया साइकिल में आर्जिनिन, सॉरी सिट्रुलिन और ऑर्निथिन, ऑर्निथिन, तो ये यूरिया साइकिल में होते हैं। ठीक है, ये किसका पार्ट नहीं है? नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन में नहीं आते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं?
नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको एक कार्बन लिखी मैंने, 4 कार्बन के कंपाउंड को, एसिड को हम ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। दिख रहा है सबको? ये 4 कार्बन का है और ये क्या है? ब्यूटारिक एसिड। दिख रहा है सबको? बोलो भाई, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड है। अगर मैंने इस ब्यूटारिक एसिड की इस कार्बन पर NH2 लगा दिया तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, ये फर्स्ट हो गई, ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, ये गामा हो गई। इसका नाम रखा जाएगा गाबा। गाबा इज गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हम जो अमीनो एसिड पर फोकस करते हैं वो अल्फा वाला होता है। अमीनो एसिड और भी होते हैं, किसी की बीटा पे NH2 हो सकता है, किसी गामा पे हो सकता है, पर जो प्रोटीन में होते हैं वो सिर्फ कौन से वाले होते हैं? अल्फा। समझ में आ रही है मेरी बात? गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना सोच सको। आप सिंपल अगर देखो, स्ट्रक्चर सोचने की कोशिश करो, ब्यूटारिक एसिड आप सोच सकते हो, ठीक है, और गामा कार्बन पर अमीनो जुड़ा हुआ है, सही है? तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड एक अमीनो एसिड तो है, अमीनो एसिड तो है, पर कभी भी प्रोटीन में नहीं आएगा। ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, कुछ और काम करता है। तो अमीनो एसिड दो का सिंपल मीनिंग होता है, अगर COH के साथ उसी कंपाउंड में NH2 जुड़ा हो तो उसे अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ही कार्बन पर NH2 और COH ग्रुप जोड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं अमीनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्लियर है? एक ही कार्बन पर, उसी कार्बन पर NH2 और COH जोड़ते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। मेरे को लग रहा है मैं बात क्लियर बोल रहा हूं। उसके बाद हमने बोला कि अमीनो एसिड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एसिड लिख दिया, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है और मेनली कौन से होते हैं? लिगो रोटेटरी। एक्सेप्ट हमारे पास ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कोई डाउट है? ठीक है, मोस्ट अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड। हम इस बात का रीजन भी अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि अल्फा क्यों होते हैं, अल्फा ही क्यों होते हैं वो देख रहे हैं। पर यहां पर लिखी हुई सारी बातें क्लियर हो गई? कोई ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ग्लाइसिन। ठीक है, अच्छा मैं आपसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आर बराबर में जब मैंने H लिखा तो ग्लाइसिन आया। ठीक है, आर बराबर में CH3 कोई भी ग्रुप लिखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है उसका लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा? सोचो खुद से, क्योंकि भाई आर बराबर में CH3 लिखो या कुछ भी लिखो उसका तो ज्यादा ही आएगा। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट भी होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये बातें समझ में आ रही है? बोलो, सोच पा रहे हैं बातें? ठीक है, नोट करिए। नहीं नहीं, हम लोग कायरल कार्बन पे बोल रहे हैं, तो ये तो वैसे भी नॉन स्टैंडर्ड है, इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की, उसमें कायरल नॉन कार्बल बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का मतलब वो अमीनो एसिड है पर प्रोटीन नहीं बनाते। स्टैंडर्ड 20 होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। टोटल अमीनो एसिड 200 के आसपास हैं, उसमें से प्रोटीन वाले सिर्फ 20 हैं और वो भी सारे अल्फा हैं। ये नॉन स्टैंडर्ड है और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और पूछो कोई, भाई पूछ लो जल्दी। दोबारा बोल। असल में क्या होता है, हम लोग जब स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, सेल को डैमेज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उसको एक एसिड में घोलते हैं। प्रोटीन एसिड में नहीं घुलती, अमीनो एसिड घुल गई, तो जो चीज किसी में घुल जाती है वो फिल्टर हो जाएगी? नहीं होगी? हो जाएगी। फिल्टर, जैसे मान ले तेरे पास मिट्टी है और चीनी है, चीनी पानी में घुल गई तो फिल्टर करके सॉल्यूशन में नीचे आएगी ना घुलने के बाद। ये मान ले इस पानी में चीनी घोल दिया और मैंने चाय पत्ती भी रख दिया इसमें, तो छन्नी में क्या आएगा? चाय पत्ती आएगी, चीनी आएगी? तो पानी में तो चीनी घुल के नीचे पहुंच गई ना, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? एसिड सोल्यूबल अमीनो एसिड उसमें घुल जाते हैं एसिड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल में या फिल्ट्रेट में आता है। वो पढ़ेंगे, टॉपिक अभी पढ़ा नहीं हमने वो। दूसरा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। कितना कम होता है? लेस देन आर्सो डेल्टा। ये टॉपिक पढ़ेंगे, अभी आएगा।
और पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जल्दी लिख लो भाई। तू क्यों दुखी है भाई, क्या हुआ है? हाँ हाँ, लिख ले जल्दी। देखिए नंबर कम आना एक अलग चीज है ना? हाँ, उससे शकल बनाने से कुछ नहीं होता है? बुखार तो लग ही जाएगा। अच्छा, तुम लोग डॉक्टर हो क्या? हैं? हाँ, तुम लोग जो कमेंट में लिखते हो डॉक्टर दिस, टीचर बोलता है फ्यूचर डॉक्टर। फ्यूचर डॉक्टर नहीं। फ्यूचर डॉक्टर। नहीं मानेगा भाई, अपना लगा हुआ अलग ही गाने तुम लोग। कब सुधरेगे तुम लोग? चलो जल्दी करो, लिखो। आगे टाइम पास कर रहे हैं अपने आप लगे हुए। लिख लिया? भाई सबको उस बॉन्ड वॉन्ड याद हो गए उसके डीएनए के? उसमें भी अभी कुछ बचा है? आज का काम है एक बार अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड कर लेना, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? हाँ, वो ये लास्ट ही है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा उसको पढ़ने का। सही है? अब तुम्हारा कैसे होगा बायोमोलिक्यूल हमें नहीं पता, लेकिन जो जो मैं करा रहा हूँ उसकी साथ के साथ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़ते हुए चले। है? अरे मैं कह रहा हूं तू पढ़ लेना। है? जब मैं बोल रहा हूं पढ़ ले तो पढ़ ले बस, सवाल मत पूछ। केमिस्ट्री की बायो जो एनसीईआरटी है बायोमोलिक्यूल की, उसमें से न्यूक्लिक एसिड रीड करना है। ठीक है? उससे आपको क्या रहेगा, आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आपका मैक्सिमम हो गया। क्योंकि बार बार एक चीज थोड़ी की जाती है, जब एक बार कर रहे हो तो खत्म करो उसे। ठीक है? और क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक आधा पेज लेना है, उसमें आपको लगे कुछ नया मिला, उस आधे पेज पे लिख के वहीं चिपका लेना एनसीईआरटी में, बाद में उसे ही रीड करना, कुछ नहीं करना। क्लियर है? केमिस्ट्री वाले का उसमें कुछ है ही नहीं यार, उससे मुश्किल क्वेश्चन यहां मिलेंगे। तो एक काम कर, कुछ मत करियो, पीवाई क्यू उठा लियो केमिस्ट्री के, उससे तेरे को आइडिया हो जाएगा कि जितना किया उससे सारा बन रहा। ठीक है? वो ज्यादा बेटर है। ऑर्निथिन साइकिल यूरिया साइकिल ही है, वो यूरिया साइकिल है। आओ चले भाई आगे चले। देखो, वाई ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फा। सुनेंगे ध्यान से। नहीं, हमारे पास इनसाइड सेल हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा कीटो एसिड्स। ठीक है? सुन लो ध्यान से सारे। मैंने ये कुछ 3 चीजें लिखी हुई हैं। मैंने यहां पर CH3 लिखा, यहां पर मैंने लिखा CH2COH, यहां लिखा CH2CH2COH। सबको इन तीनों कंपाउंड में कुछ समानता दिख रही है? दिख रही होगी ना? हाँ, ये पाइरुवेट है, ये OA है, और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। इन तीनों में आपको एक कॉमन चीज दिख रही है, दिख रही है सबको? अब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको, अरे सुन लो बस, चुप रहो सारे, सुनो सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं क्यों सारे अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड मोस्टली अल्फा कीटो एसिड से बनते हैं। प्लांट्स के अंदर, सेल के अंदर अमीनो एसिड किससे बनते हैं? अल्फा कीटो एसिड से। अल्फा कीटो एसिड का मतलब समझो, मेरे पास ये पहली कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पर कीटोन है। अब जब मैं इसकी एमिनेशन करता हूं, एक रिएक्शन है जिसको एमिनेशन कहते हैं। एमिनेशन का मतलब होता है NH2 ऐड करना। तो जब मैं इसकी एमिनेशन करता हूं, जैसे मैंने यूरेसिल की एमिनेशन करके क्या बनाया था? पिटाई, साइटोसिन। 4th कार्बन पर साइटोसिन बनाया था, याद है? याद आया? हाँ, तो यूरेसिल पर 2 और 4 पर ऑक्सो था, तो मैंने 4th पर एमिनेशन करके साइटोसिन बनाया था। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे ही पाइरुवेट की जब मैं एमिनेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये COH ऐसी रह जाएगा, कीटोन हटके यहां लग जाएगा NH2, यहां आ गया H, और ये CH3 है जो R ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो ये जो अमीनो एसिड बना जिसमें ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, इस अमीनो एसिड का नाम है एलानिन। क्या नाम है? एलानिन। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनेंगे। क्यों अमीनो एसिड अल्फा होते हैं? क्योंकि नेचर में हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे अल्फा कीटो एसिड्स थे। उन अल्फा कीटो एसिड से जो अमीनो एसिड बने वो सारे क्या बने? अल्फा अमीनो एसिड बने। सही है? क्या बने? अल्फा अमीनो एसिड बने। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सेम रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा, सेम रिएक्शन इसका और सेम रिएक्शन इसका, इसका मैं बनाऊंगा, आप सेम ऐसे ही बनाओ, बस ये वाला ग्रुप इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो। इसको लिखेंगे एस्पार्टिक एसिड। क्या लिखेंगे? एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड। इसको लिखेंगे ग्लूटामिक एसिड। तो ये मेरे पास क्या हो गए? अमीनो एसिड हो गए। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इनसाइड इनसाइड सेल अल्फा कीटो एसिड की एमिनेशन क्या देती है? क्या देगी? अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आया? तो अल्फा अमीनो एसिड ही क्यों होते हैं? क्योंकि वो बने किससे हैं? अल्फा कीटो एसिड से। इसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास अल्फा कीटो से बने, इसलिए हमारे पास सारे अमीनो एसिड अल्फा होते हैं। यह बात में कोई डाउट है? अब सुनो, इधर बोर्ड पे ध्यान रखो, लिखो नहीं। अब मान लो तुम कार्ड मिल गया तुम्हें, गलती से किसी ने दे दिया, और शादी वाला कार्ड खाने के लिए, तो तुमने एक्सेस प्रोटीन खा ली। तुम गए और तुमने सिर्फ पनीर खाया, ठीक है? हाँ, फ्री का था, इधर ध्यान दो बेटा, बिना कार्ड के भी गए, ठीक है? इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तुमने पूरा तय कर रखा था सारा पनीर खाना है, तो तुमने बहुत प्रोटीन खा ली। पहले काम कर, बात सुनो, तुमने बहुत ज्यादा प्रोटीन खा ली। एक्सेस प्रोटीन से डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है? क्या बन गए? डाइजेस्ट होके क्या बन गए? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड गए ब्लड में, ब्लड से गए लिवर में। लिवर का एक ही काम है, अमीनो एसिड देखता है, कहता है काम कर दो इसको, इसका डीएमिनेशन कर दो। अगर मैं इसकी डीएमिनेशन कर दूंगा, डीएमिनेशन कर रहे हैं किसकी? अमीनो एसिड की। अगर मैं डीएमिनेशन करता हूं अमीनो एसिड की, तो मेरे पास दो चीजें बनेंगी। एक बनेगा NH2, जिसको यूरिया बनाकर किडनी को भेज देंगे। यस, किडनी को भेज देंगे, भाई यूरिया बना लिया। दूसरा मेरे पास बनेगा अल्फा कीटो एसिड्स। यस, इन्हें ही कहते हैं कीटोन बॉडीज। इसको लिवर उठा के डाल देगा ब्लड में, इसको भेज दिया ब्लड में। ये किस में चला गया? ब्लड में। ब्लड से ये जिस भी सेल्स को चाहिए होगा वो ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाते हो तो याद रखना, प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होती। किसी भी चीज की डेली रिक्वायरमेंट तब है जब वो स्टोर ना हो। समझ में आ रहा है? तो आपको डेली खानी है, डेली जितनी चाहिए उतनी खानी है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा खा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक्स्ट्रा खा भी लो बहुत सारी, तो उस केस में क्या होगा? उतने ज्यादा अमीनो एसिड बन जाएंगे। ज्यादा अमीनो एसिड बनने का मतलब लिवर क्या करेगा? उसका NH2 ग्रुप हटा देगा, ये देख लो, इसका अपोजिट रिएक्शन करेगा, और उससे कीटो एसिड्स बन जाएंगे। कीटो एसिड्स को उठाकर वो ब्लड में डाल देगा। जिस भी सेल को जरूरत होगी वो इन कीटो एसिड्स को, क्योंकि एक तरीके की ऑर्गेनिक एसिड है, क्या ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं? बिल्कुल, इनका भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो सेल इनको यूज कर सकता है रेस्पिरेशन, बायोसिंथेसिस, जहां भी चाहे। पर इससे मुझे फायदा थोड़ी हुआ। मैंने तो प्रोटीन इसलिए खाई थी अमीनो एसिड मिले, पर फाइनली मुझे तो ऑर्गेनिक एसिड मिल रहे हैं, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसीलिए प्रोटीन डेली खानी है, थोड़ी खानी है, मतलब जितनी जरूरत है, एक्सेस नहीं खानी। किन को एक्सेस खानी है? जो एथलीट है उसको एक्सेस खानी है, लैक्टेटिंग मदर को एक्सेस खानी है, छोटा बच्चा जिसकी ग्रोथ हो रही है, मसल्स बन रही है, उनको एक्सेस खानी है, पेशेंट्स को एक्सेस खानी है जो रिकवर हो रहा है। बाकी नॉर्मल पर्सन को उतनी ही प्रोटीन खानी है जितनी जरूरी है। आप चाहे कितनी भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंटिल आपकी मसल्स के वॉल्यूम बढ़ ना रहे हो। यस, इसीलिए एथलीट जब एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ वो प्रोटीन खाते हैं। ऐसे ही बिना एक्सरसाइज के प्रोटीन, पहले क्या करते हैं? प्रोटीन डाइट चालू नहीं करते, पहले एक्सरसाइज चालू करते हैं, कुछ महीनों के बाद प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट करते हैं, ताकि वो उनको वो अमीनो एसिड मिल सके, ताकि मसल में प्रोटीन बना सके। अगर आप एक्सेस खाओगे तो यही होगा। ये चीज समझ में आ रही है? दूसरा, आप फास्टिंग पे हो, तो फास्टिंग पे ध्यान सुनेंगे। फास्टिंग में नवरात्रि और रोजे की बात नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि उसमें एक टाइम पे खाते हैं हम लोग। क्लियर है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो 12 दिन 15 दिन की बिल्कुल फास्टिंग पे है, पहले 3 दिन ग्लाइकोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, टूटेगा, उसके बाद फैट टूटेगा, और उसके बाद प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के बाद से। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में कहां से तोड़ेंगे? जहां पर प्रोटीन की को आप निकाल सकते हो, मसल से निकालते हैं, क्योंकि मसल में प्रोटीन वॉल्यूम बढ़ाती है। सही है? समझ? मसल का नंबर कम नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 4 मसल कम हो गई, नहीं, उनका वॉल्यूम घटेगा। तो प्रोटीन निकल के आएगी, लिवर के पास जाएगी अमीनो एसिड की फॉर्म में, लिवर उसको डीअमीनेट कर देगा, और जो कार्बन के कीटो एसिड्स बनेंगे, इनसे बॉडी एनर्जी बना लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोटीन ऐसे एनर्जी देती है। तो आप ये समझो, या तो एक्सेस प्रोटीन हो या आप फास्टिंग कर रहे हो, ब्लड में कीटोन बॉडीज दिखेंगी। सही है? उसके लिए कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? डीएमिनेशन। कहां कर रहे हैं? लिवर में। कहां कर रहे हैं? लिवर में कर रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है? और ये जो कीटो एसिड्स बन रही है, सारे अल्फा कीटो एसिड्स बनेंगे, इन्हें ही ऑर्गेनिक एसिड कहते हो आप। और आप याद करो, जब हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ा था, हमने कहा था मेन कार्बोहाइड्रेट है, पर प्रोटीन और फैट और ऑर्गेनिक एसिड, इनको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये वाला टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, बना लीजिए जल्दी। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। मैं कह रहा हूं प्रोटीन आज खाया कल के लिए स्टोर नहीं होगा। जब भी सेल को प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड चाहिए उसको। मसल में वो मसल का पार्ट है, हिस्सा है। समझ इस बात को? दीवारें हैं, जैसे मान ले हमने क्या किया है कि मान ले पैसे स्टोर किए, पैसे स्टोर करे, तो एक तो होता है कि पैसे हमने तिजोरी में रख लिए, दूसरा उससे घर बना लिया। तो जब जरूरत पड़ेगी तो घर की दीवारें तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में निकाल भी सकते हैं। ठीक है, दीवार बेच दें, ईंटें बेच दें। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कोई चीज स्टोर होने का मतलब है कि वो ऐसे स्टोर है कि आसानी से यूज हो पा रही है। प्रोटीन कोई ऐसा स्टोर नहीं होती। रीजन क्या है? प्रोटीन काम करती है कोई ना कोई। प्रोटीन जब भी कुछ बनेगी तो कोई काम करेगी। सही है? तो उसको स्टोर कर ही नहीं सकते हम लोग। क्या मैं कह रहा हूं, जब फास्ट करते हैं हम, ज्यादा दिन तक फास्ट करेंगे, पहले 2-3 दिन ग्लाइकोजन टूटेगा, उसके बाद फैट टूटेगा, और जब हम ज्यादा लंबी फास्टिंग पर हैं तो क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि जो ज्यादा लंबे 12 दिन 13 दिन की फास्टिंग पे हैं, और भी ज्यादा फास्टिंग करते हैं, उनकी ब्लड में कीटोन बॉडीज बनती है। वो कीटोन बॉडीज क्या है? प्रोटीन टूट रही होती है। प्रोटीन पहले टूटेगी अमीनो एसिड पे, अमीनो एसिड लिवर के पास जाएगा, लिवर क्या करेगा? डीएमिनेशन, NH2 ग्रुप बना के वो क्या बनाएगा? यूरिया। बाकी के कार्बन की चेन को वो भेज देगा ब्लड में, जिस भी सेल को जरूरत हो ब्लड से ले ले। ठीक है? पर ब्लड में कुछ टाइम के लिए कीटोन बॉडीज आ जाएंगी। यस। नहीं बेटा, हम प्रोटीन खा रहे हैं अमीनो एसिड के लिए, पर मुझे मिल ऑर्गेनिक एसिड रहा है। फायदा कैसे हुआ? तो समझे नहीं बच्चे, हम जिस चीज के लिए खा रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा। ठीक है ना? हाँ, देख, कम नहीं होता, जितना हम खाना खाते हैं उसमें उतना प्रोटीन मिल ही जाता है हमें नॉर्मली। हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है? प्रोटीन बेटा थोड़ी ऐसी चीज है जो मतलब कहते हैं लग्जरी है एक तरीके की, क्योंकि अगर आप देखो आसपास, जैसे आप ऐसे समझो, सारी चीज छोड़ो, आप देखो कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारी पॉपुलेशन को प्रोटीन नहीं मिलता, सिर्फ अनाज मिलता है। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? दालें, वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा सोर्सेज है मिल्क प्रोडक्ट, वो अवेलेबल नहीं है। तीसरा सोर्स है मीट, वो अवेलेबल नहीं है उनको। सही है? तो पुअर पॉपुलेशन में प्रोटीन बहुत रेयर चीज है, तो हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि फ्री मिल गया, है ना? तो वो खराब चीज है। हार्म नहीं करेगा, पर दिक्कत ये कि हम, तू सोच इस मेंटेलिटी से रहा है कि क्या दिक्कत है, दूसरे का नुकसान थोड़ी हो रहा है, पर तेरा भी तो फायदा नहीं हो रहा। सही है? जैसे मैं उस मेंटेलिटी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आप प्लेट भर के खाना ले लो और उसमें छोड़ दो। एक तो ये होता है, दूसरा सिर्फ इसलिए खा लो कि खाना छूट ना जाए, वो और खराब है। कूड़ेदान थोड़ी तुम्हारा पेट, नहीं, भर लो उसमें, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये तो खाना थोड़ा लो ना फिर। ब्लड की पीएच में फर्क पड़ता है, ब्लड की पीएच में फर्क पड़ना नुकसानदायक, लंबे समय पे नुकसान करेगा। ठीक है? कई लोग जो होते हैं ना, ऊपर तक भर लेते हैं, 4 पूड़ी, नीचे चावल सब भर लिया है, खा नहीं पा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ?
हाँ वही स्टार्टर में पेट भर गया तब भी ले रहा, प्लेट तो लेना ही है। हाँ उसके उसके बाद वहीं घूम रहा है जहां हलवा रखा है, आ नहीं रहा है वहां से। है क्या चीज? नुकसान नहीं है बेटा, किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा, यूरिया बढ़ाना, यूरिया एक्सक्रीट करना है। नुकसान ये है कि हम जो काम के लिए खाना चाह रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा। हम प्रोटीन क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें उससे अमीनो एसिड मिलते हैं, और उन अमीनो एसिड से हमारे सेल अपनी प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम बनाता है। हमारा वो काम नहीं सॉल्व हो रहा। हाँ मिल्क कीटो वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम ज्यादा खा रहे हैं। इसीलिए प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन एनर्जी नहीं बनाता, फिर भी डेली रिक्वायरमेंट है, डेली खानी है प्रोटीन थोड़ी बहुत। ठीक है, उतना हमारा जो बैलेंस डाइट है उसमें होता है। ठीक है, है बैलेंस डाइट तुम लोग की तो खैर नहीं है यार, है ना? हाँ। जो हॉस्टल में रह रहे हैं उसको क्या बैलेंस है बेटा? ट्राई ट्राइवियल, पूरा लाइन पर ट्राइवियल, पुराना नाम, ओल्ड नेम। लिख लिया? जल्दी करो। तो तुम लोग इतना जिद पे क्योंकि नहीं खानी है हमने प्रोटीन? जो बात समझा दी मान लो, उसे क्या हो गया? हाँ जिद कर रहा नहीं, खाना है, हम फ्री में मिल रहा है खाएंगे। हाँ अरे तो भाई वीटी सर को अपने से क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? है चलो आओ आगे चल रहे हैं। जल्दी कर बेटा, क्या लिखा है मैंने? 4 लाइनें लिखी हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे बायोमोलिक्यूल, ऐसे अजीब सा। हाँ है, मैंने नहीं पढ़ाया ज्यादा बैचेस में। मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, उसके पहले मैंने पढ़ाया था 2021 में। बीच में 2-3 साल पढ़ाया नहीं बायोमोलिक्यूल मैंने। लास्ट ईयर पढ़ाया था, उसके पहले 2021 में पढ़ाया था 20 वाले बैच में। उसके पहले पढ़ाया नहीं मैंने। हाँ हाँ मुझे, मैं थोड़ा अजीब टाइप का ही पढ़ाता हूँ इसको। ठीक है आ जाओ चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, हाँ भाई 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आर बराबर में एच, क्या होगा? ग्लाइसिन। कर लेंगे याद? आर बराबर में CH3, एलानिन है। क्या है? एलानिन। आर बराबर में CH2OH, सीरीन। क्या है? सीरीन। ये 3 अमीनो एसिड याद करने हैं आपने। करो जल्दी से बनाओ। ये 3 अमीनो एसिड है जो स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। भाई आर बराबर में लिखा है मैंने, पूरा पूरा ड्रॉ करूं चल जाएगा? चल जाएगा ना? आपको सिर्फ आर की जगह लिखना है। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा। भाई सो रहे पीछे, क्या हो गया इसको? बगल वाला लिख रहा है? अच्छा, उधर देख के क्यों लिख रहा है? इधर देख के लिख। है? लिख लिया? किसमें? वाइन से, अल्कोहल से? क्यों बनाना है? वो भी पटना में? पटना में बनाना है? कोई दिक्कत नहीं। ये तू पूछ रहा है कि सजेशन दे रहा है? ये मुझे जरूरत नहीं है भाई इसकी सजेशन की। ये वाला सजेशन मुझे नहीं चाहिए। ये लिखो भाई, ये अमीनो एसिड के नाम है। सुनो भाई पहले सुनो, नाम सुनो पहले, क्या करना है सुनो। अरे सुन लो पहले जो बता रहा हूं। आपके पास क्या होता है, जैसे मान लो उसने लिख दिया TRP, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिप्टोफान की बात कर रहा है। TYR, टायरोसिन की बात कर रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म से आपको नाम पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए, नोट करिए अमीनो एसिड के नाम।
ये याद ना हो चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म से नाम पहचान सको, कि जैसे मान लो उसने वेल लिख दिया तो वेलिन की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए लिखना है सर। क्लियर है? स्ट्रक्चर किसके याद करने हैं? इन तीन के बस। सही है? क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे? ग्लाइसिन GLY, इसको सीरीन सॉरी एला, इसको लिखेंगे एला SER। ये और कहां काम आएगा? जेनेटिक कोड में। ये वाला कहां काम आएगा? जेनेटिक कोड पढ़ाते वक्त। सही है? नोट करो बेटा। जल्दी करो। बात कर ली? हाँ। GLU है तो ग्लूटामिक एसिड है, GLN है तो ग्लूटामीन है, ASP है एस्पार्टिक एसिड, और ASN है एस्पार्जीन। है नहीं? यस। हाँ जल्दी करो बेटा। ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन अलग अलग है। इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म के थ्रू याद रहे। पढ़ लो 3-4 बार जिन्होंने लिख लिया है, जल्दी बेटा। ठीक है? जल्दी। तुम्हारा सेकंड चैप्टर खत्म होने वाला है शायद उसमें, फिजिकल में। सेकंड चल रहा है अभी? ठीक है। चलें? जिन्होंने लिख लिया एक बार रीड करो बार बार, ताकि चीजें याद हो। अमीनो एसिड 20 टाइप के, वही यूज होते हैं प्रोटीन में। है? अभी आ रहा हूं उस पे। असेंशियल प्रोटीन नहीं होता, अमीनो एसिड होते हैं। हाँ। ASP एस्पार्टिक एसिड है, और ASN जो है एस्पार्जीन है। सही है? ASP एस्पार्टिक एसिड है, ASN एस्पार्जीन है। आप लोगों ने शायद कोई वर्ड सुना, अमाइड सुना है किसी ने? वो बताएंगे उसके बारे में यहाँ पे। चलो जल्दी करेंगे। हाँ इतना ही है, 20 है, 20 याद करना है। ठीक है? लिख लिया? मुझे बताने दे, शांति रखना। तेरे को मैंने मना किया ना भी, हम भी बायोमोलिकुलर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी।
पहले मुझे चीजें सेट कर लेंगे तुम्हारे दिमाग में। मैं क्या कर रहा हूँ, दो तीन चीजें मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इसको कराऊंगा तो नहीं होगा तुमसे, ठीक है। मैं सारे पीवाईक्यू सेट कर रहा हूँ इसमें, तुम्हारी केमिस्ट्री सेट कर रहा हूँ इसी में ही, ठीक है। जेनेटिक्स से कुछ छोटी छोटी चीजें मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से करा लेंगे। जब मैं करा दूंगा चैप्टर, तुझे ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। और किस टेबल में क्या याद करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यस, देख लिया। चलिए, सबसे पहला अपने बात करेंगे ज्यूटराइन की। ये क्या होता है इस पे बात करते हैं। व्हाट इज ज्यूटराइन, पहले सुनो ध्यान से, ठीक है। पहले ज्यूटराइन को समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास ये NH2 है, ये C है, ये COH है, ये H है और ये R है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनना ध्यान से। ये अमीनो एसिड दिख रहा है सबको, मैं दो तरह की पीएच में रख सकता हूं इसको। अगर मैं इसको बेस में रखता हूं, बेस क्या होता है, OH देता है या H+ लेता है? नहीं, पिटाई कर दूंगा मैं। टेक H+। बेस वो होता है जो क्या करता है, OH लेता है, OH देता है और बेस होता है। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। हाँ बेस है ये। क्या पढ़ते हो तुम लोग, कुछ नहीं आता नालायक को। बेस है, कॉन्जुगेट मतलब उससे बना है तो बेस। ये प्रोटॉन लेगा ना, ये सही है ना। ये वीक एसिड है तो उसका बेस स्ट्रांग होगा, यही पढ़ते हैं ना। हाँ ठीक है। तो बेस वो होता है जो प्रोटॉन ले सकता है। अब अमीनो एसिड में प्रोटॉन अगर मुझे देना है, तो ये एसिड ग्रुप है, ये बेस ग्रुप है, किसको दूंगा, बेस को। कौन लेगा प्रोटॉन आसानी से, बेस लेगा। तो अगर बेस प्रोटॉन ले लेगा तो NH3+ हो जाएगा, C, COH, H और R। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अगर उसने प्रोटॉन ले लिया तो क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया, बोलो। यस, बेस क्या होता है, प्रोटॉन ले लेता है तो प्रोटॉन निकालना पड़ेगा ना उससे, उल्टा लिख दिए। अरे रुक जाओ यार, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन उससे निकालेगा। हाँ, तो यहां आएगा NH2CCO- और R। कुछ को समझ में नहीं आया क्या हुआ। बेस वो होता है जो प्रोटॉन निकालता है। तो अगर मुझे अमीनो एसिड से प्रोटॉन निकालना है तो COH ग्रुप से आसानी से जाएगा, तो इसलिए ये आएगा। चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब अगर मान लो मैं यहां एसिड लिख दूं, एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन NH2 ग्रुप लेगा, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। किसको समझ में आई ये बात, आ गई सबको। यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एक ऐसी पीएच है जिस पर प्रोटॉन निकल जाता है इसका, और ये प्रोटॉन ले लेता है। समझ में आ गया, इसने प्रोटॉन ले लिया, इससे प्रोटॉन निकल गया। इस पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच स्पेसिफिक होती है हर एक अमीनो एसिड की, स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड। अब मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ देखेंगे। मेरे पास ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड पे दो ग्रुप होते हैं, एक बेस होता है, एक एसिड होता है। इस वजह से अमीनो एसिड क्या कर सकता है, एसिड से प्रोटॉन छोड़ सकता है और बेस पे प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है। एक ऐसी पीएच जिस पे ये काम हो जाए, इससे प्रोटॉन निकल जाए और इस पर प्रोटॉन चला जाए, उस पीएच को कहते हैं आइसो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। और जब ये बन जाता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, इसे ज्यूटरायन कहते हैं। समझ में आ गया। तो ज्यूटरायन अमीनो एसिड क्यों बना सकता है, क्योंकि उस पर एक बेस और एक एसिडिक ग्रुप है। इस वजह से वो ऐसा आयन बनाता है जिसपे दोनों चार्ज हो। तो इट इज अ एम्फोटेरिक आयन। किसकी बात कर रहे हैं, ज्यूटरायन की। यस।
अगर मैं अमीनो एसिड को बेसिक पीएच पे रखता हूं तो उस पर चार्ज आता है क्या, नेगेटिव, और अगर उस पे रखता हूं तो पॉजिटिव आता है। लेकिन उसी अमीनो एसिड को अगर मैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे रखता हूं, सही है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे रखता हूं जिसे पीआई से लिखते हैं, तो ये क्या होती है, पीएच एट विच क्या हो रहा है, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड का COOH ग्रुप क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है किसको, प्रोटॉन को, ठीक है। या हम लिख सकते हैं पीएच एट विच अमीनो एसिड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, अमीनो एसिड पर क्या हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हो, बोथ प्रेजेंट हो, यस, दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच उस पीएच को बोलते हैं जिस पीएच पर ज्विटर आयन बनता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस बात को सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार पानी में अमीनो एसिड रख दो ज्विटर आयन तो बन ही जाएगा, पर ये सारी पीएच पे नहीं बनता। दूसरा, हर अमीनो एसिड की आइसो इलेक्ट्रिक पीएच अलग अलग होती है, हर अमीनो एसिड की आइसो इलेक्ट्रिक पीएच अलग अलग होती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मान लो क्वेश्चन से करते हैं, अमीनो एसिड जो ए है उसकी पीआई हमने दे दी है, मान लेते हैं 4, फिर मेरे पास अमीनो एसिड बी है, उसकी पीआई मैंने दे दी है 5, और एक अमीनो एसिड सी है, उसकी पीआई दे दी है मैंने 3, ठीक है। पीआई मतलब एक वैल्यू होती है, ये वो पीएच होती है जिसपे अमीनो एसिड क्या बनाता है, ज्यूटाइन बनाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों अमीनो एसिड को, ऑल 3 अमीनो एसिड को मैंने रख दिया कैप्टिन पीएच 4 के सॉल्यूशन में। हाँ भाई, कौन ज्यूटाइन बनाएगा, PI4, तो अमीनो एसिड क्या बनाएगा, ए, अमीनो एसिड ए क्या करेगा, ज्यूटाइन बनाएगा, बोलो जल्दी। अब सुनना ध्यान से, बी जो है उसका PI5 है, उसको 4 एसिड फील होगा, सही है। जो अमीनो एसिड बी है, अमीनो एसिड बी है, उसका पीआई कितना है, 4, तो उसको एट pH4, पीएच क्या था 5, अरे रुक जाए करो यार थोड़ी सी, पीआई 5 है, एट pH4 उसको क्या फील होगा, एसिडिक फील होगा। कैसा फील होगा, मैं एसिड में हूं, तो जब उसको एसिडिक फील होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लाएगा, यस। अमीनो एसिड सी, अमीनो एसिड सी जिसका पीआई क्या है 3 है, उसको pH4 बेसिक फील होगी, यस, क्या होगी, बेसिक फील हो रही है, तो कौन सा चार्ज लाएगा, नेगेटिव चार्ज लाएगा। ये यूज होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का। हर अमीनो एसिड का पीआई अलग अलग होता है, अपने पीआई की अगर उसको पीएच दे दे, मतलब वो पीएच दे दे जो पीआई के बराबर है, तो वो क्या बना लेगा, ज्यूटराइन बना लेगा। समझ में आ रहा है, सही है। अगर उसकी पीआई से ज्यादा पीएच दे तो उसको क्या फील होगा, बेस, उसकी पीआई से कम पीएच दे एसिड, तो उसके हिसाब से वो चार्ज डेवलप करेगा। क्लियर है, सही है, बोलो किसको नहीं समझ में आया। वो अपनी पीआई पर ज्यूटराइन बना रहा है जिस पर दोनों चार्ज है, न्यूट्रल नहीं बोल रहा हूं, दोनों चार्ज है, जो नेट चार्ज न्यूट्रल ला रहा है, यस। उससे कम होगा तो एसिडिक फील करेगा वो, तो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पीआई है मान लो 4, पीएच है 4, तो अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड पे नहीं जाएगा क्योंकि उस पे दोनों चार्ज आ गए। समझ आ रहा है भाई, चार चीज मूव तब करेगी ना जब वो पॉजिटिव पे तब जाएगी जब उस पर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मान लो इसकी बात कर लेते बी की, बी पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव वाले पे। उस पे चार्ज आ रहा है नेगेटिव, वो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। इसका मतलब
ये जो जिटरवाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए यूज होता है। सही है। आपको अगर मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड दे दिया जाए जिनकी पीआई अलग अलग है, आप किसी एक को रख दो उसके पीआई बराबर में पीएच पे, बाकी या तो एसिड फील करेंगे या बेस फील करेंगे, उसके हिसाब से वो मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। मान लो मैंने आपको 10 अमीनो एसिड दे दिए, ठीक है। एक अमीनो एसिड का, ध्यान सुनना, एक अमीनो एसिड का पीआई 7 है, या मान लो किसी का नहीं है, आपने 7 पीएच का सॉल्यूशन रखा, उस 7 पे कुछ एसिडिक फिल करेंगे, कुछ बेसिक फिल करेंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस अमीनो एसिड की पीआई 7 से कम है, किसकी 7 से ज्यादा है। ठीक है, और 10 एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्या फायदा, इतने से काम चल जाए। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई आपने पीएच 7 के सॉल्यूशन में रख दिया, कुछ पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, कुछ नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब 7, अच्छा जो वहीं रह गया वो जिटरनाइन रहा, इसका मतलब उसका पीआई क्या है, 7 है। अब समझ में आ रहा है? ये टॉपिक एक्चुअल में जिटरनाइन। किसको किसको नहीं आया, आगे समझ? मेरी बात सुन ध्यान से, जिसका पीआई 4 है, अगर उसको 5 वाले सॉल्यूशन में रखूंगा तो 4 से 5 ज्यादा होती है ना, तो उसको कैसा फील होगा, बेस फील होगा। बेस में वो बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन ले लेता है, तो इसका मतलब उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। सही है। और अगर हम उसको किस में रख दें, 3 में रख दें, तो उसको एसिड फील होगा। एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन दे देता है। अगर अमीनो एसिड पे प्रोटॉन चिपकाऊंगा तो सीओएच पे नहीं जाएगा, वो NH2 पे जाएगा, तो NH3 प्लस हो जाएगा, तो चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। भाई NH2COH में से कौन सा ग्रुप प्रोटॉन लेना पसंद करेगा, NH2। सही है, सही है, COH प्रोटॉन देना पसंद करेगा। यस, समझ आ रहा है? नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच समझ में आ गई? अच्छा, क्या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हमेशा 7 हो, ये जरूरी है? नहीं, ये हर अमीनो एसिड की अलग अलग होगी। ठीक है, नहीं नहीं, क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें COH एक और होता है, तो उसमें 2 ग्रुप हैं एसिड के, पहले एक छोड़ेगा प्रोटॉन, फिर दूसरा भी छोड़ेगा। ठीक है, वो बात का वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो जेई वेव में चला जाता है। हाँ, एक पीआई फिक्स होता है उसका, पीआई की एक वैल्यू है जो मेजर्ड वैल्यू है, उससे कम ज्यादा पे अलग बिहेव करेगा, सेम पीएच पर वो ज्यूटेराइन बनाएगा। ठीक है भाई, लिख लिया? जल्दी करो बेटा, जल्दी।
अरे लिख लिया, लिख लिया। एलानिन में आर क्या है? CH3 है। सीरीन में CH2H। ग्लाइसिन में H। ठीक है, हमने ज़्यूटराइन लिख लिया। हाँ भाई, ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। लिखो, जल्दी लिखो। टाइम बेटा अभी नहीं हुआ, अभी बहुत समय जीना है तुम्हें। सारे पाप कटेंगे यहीं, है ना, यहीं पे सब पाप कटेंगे। ठीक है, हाँ, तुम्हारे बच्चे तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, सब पाप यहीं कटेगा तुम लोग का। हाँ है, यस। हाँ, तुमसे शादी कौन करेगा, ये बात भी ठीक है। चलो ठीक, चलो। हाँ, दोनों चार्ज बनते हैं। वो जरूरी नहीं है 7 पे हो, हर अमीनो एसिड का अलग वैल्यू होती है वो। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, दोनों चार्ज बनेंगे। जब दोनों चार्ज बनेंगे वो किसी इलेक्ट्रोड पे नहीं जाएगा, सही है। और वो किस पीएच पे बनेगा, उस पीएच का नाम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है। वो 7 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी। आ जाओ। हाँ भाई, लिख लिया है तुमने, जल्दी करो। तुम कितना भी स्लो रखो, मैं अगली स्लाइड पढ़ाऊंगा जरूर से। और धीरे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया ना, यही तो मैं बोल रहा हूं। तुमने कभी बोर्ड वोर्ड का पेपर लिखा है ना, पहले 3 आंसर में आधा घंटा लगता है, अगले लास्ट के 3 में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, जिसमें तुम अपनी बेस्ट राइटिंग लिख के आते हो, जो सबसे घटिया होती है ना। हाँ, और टीचर जो है, तुम उसको लिख के आते हो कि स्केल से लाइन वाइज आप लगा देना, मैंने आंसर लिख दिया है। नहीं, वो खुद ही लाइन लगा लेता बेचारा, कहता इतना घटिया लिखा है इस बच्चे ने। हाँ, कुछ नहीं। हाँ चलो आ जाओ। असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं भाई? असेंशियल कौन से होते हैं? हाँ, असेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट में चाहिए। असेंशियल है रिक्वायर इन डाइट, किस में चाहिए? डाइट में चाहिए। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं, हाँ भाई, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? बॉडी बना लेती है। नॉन एसेंशियल बॉडी कैसे बनाती है? असेंशियल से। तो इसमें क्या है बेटा, हमारे पास बॉडी या सेल्स बोल सकते हैं, कैन सिंथेसाइज, इनको सेल्स खुद से बना सकते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं आपको, सुने सब लोग। प्लांट में कितने एसेंशियल, कितने नॉन एसेंशियल? प्लांट में कितने एसेंशियल, नॉन एसेंशियल? एनिमल्स में 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। प्लांट में कितने होते हैं? 8 होने चाहिए, 6 सही सही लगा लो, बताओ तुक्के मारो। अब सारे, हाँ अब याद करेंगे। प्लांट में सुने ध्यान से, ध्यान सुनेंगे। फूड चेन में जब कोई पहला मेंबर होता है, पहला मेंबर मतलब फूड चेन में जो पहले नंबर पे है, अगर वो खाना नहीं बनाएगा तो कोई उसे खाएगा कैसे? इसी तरीके से प्लांट सारे अमीनो एसिड खुद बना सकते हैं, तभी हम असेंशियल नॉन असेंशियल की बात करते हैं। मेरी बात समझो, खाना किसी को तो बनाना पड़ेगा, तो प्लांट सारे अमीनो एसिड बना सकता है, इसका मतलब प्लांट के लिए सारे अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल हो गए। समझ आ रहा है? अब उसमें से कुछ हम बना सकते हैं, तो हमारे लिए वो नॉन एसेंशियल है, लेकिन कुछ हमें बाहर से चाहिए। फूड चेन का अगर पहला मेंबर कोई चीज नहीं बनाएगा तो फूड चेन में वो आगे जाएगा कैसे? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो प्लांट्स के लिए ये बातें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। प्लांट्स के लिए सारे, ऑल नॉन एसेंशियल है, क्योंकि प्लांट जब तक नहीं बनाएगा तो हम खाएंगे कैसे? यस और नो, है ना। प्लांट सारा बना लेता है। अब हम यहाँ पर एक एक रिएक्शन समझाएंगे आपको, असेंशियल नॉन एसेंशियल को लेके। पीएचई किसकी फुल फॉर्म है? फिनाइल एलन। याद मत करना मक्कारो, तो ऐसे ही चलेगा, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से याद कर लो चीजों को। COH, ये H। हाँ भाई, एलन लिखना आता है सबको? क्या लिखूं यहाँ पे? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो इस बात पे डिसएग्री कर रहा है? मैंने CH3 यहाँ लिखा था, NH2 ऊपर लिखा था। सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी बना सकते हैं, सही है। डबल बॉन्ड के साथ दिक्कत है, डबल बॉन्ड कहता है सिस ट्रांस बताओ हमें, ये नहीं बोलता, ठीक है। तो ये CH3 है, ध्यान सुनेंगे। CH3 में ये R ग्रुप था,
तो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे फिनाइल एलानिन लिखना है तो फिनाइल एलानिन एलानिन से ही आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन कम करके यहां पर बेंजीन की रिंग लगा दूंगा, तो ये फिनाइल एलानिन बन गया। स्ट्रक्चर आ गया आपको समझ, क्लियर है। अच्छा, एलानिन की डीएमिनेशन से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, पाइरुवेट। अभी हमने क्या पढ़ा, पाइरुवेट की एमिनेशन से जब एलानिन बनता है तो एलानिन की डीएमिनेशन से पाइरुवेट बनेगा। बोलो, जो सो रहे हैं कृपया 2-3 मिनट के लिए जगे रहें, ध्यान दें। अब सुनो ध्यान से, मैं इससे एक और अमीनो एसिड बनाऊंगा और उस अमीनो एसिड पे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, यहां H बना दिया, यहां CH2 बना दिया, यहां पर फिनाइल एलानिन बना दिया, यहां मैंने OH ग्रुप लगा दिया। आप देख पा रहे हो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इस अमीनो एसिड को TYR कह रहे हैं, टायरोसिन कह रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर फिनाइल एलानिन एरोमेटिक है रिंग की वजह से, तो क्या टायरोसिन भी एरोमेटिक होगा, बिल्कुल है, सही है। इसका मतलब आपको 2 एरोमेटिक अमीनो एसिड दिख गए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, तो एंजाइम का नाम हाइड्रोक्सिलेज रख दो, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा उसका नाम क्या रख दो, हाइड्रोक्सिलेज रख दो, और सबस्ट्रेट का नाम रख दो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन पर हाइड्रोक्सिल जोड़ने वाला। समझ में आ रहा है, बोलो। तो ये वाला अमीनो एसिड हमें डाइट में चाहिए, ये कौन सा हो गया, एसेंशियल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, नॉन एसेंशियल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस बॉडी बना रही है, तो बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए एंजाइम। यहां तक ठीक है। टायरोसिन के बड़े सारे इस्तेमाल है, ध्यान से देखेंगे। टायरोसिन क्या बनाता है, T3 एंड T4 बनाता है। टायरोसिन बनाता है डोपामीन, टायरोसिन बनाता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन बनाता है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। टायरोसिन बनाता है T3 T4, टायरोसिन बनाता है एड्रिनलिन। आप अगर याद करो, आपने हार्मोन्स पढ़े थे, हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, वो T3 T4 इससे बन रहा है, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, बोलो, ठीक है। उसके अलावा स्टीरॉयड होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, तो T3 T4 क्या हो गया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, यस। इसके साथ एक और चीज बनती है, मेलानिन। मेलानिन हमारी बॉडी में 3 जगह होती है, एक होती है हेयर में, एक स्किन में, और एक आई में, यस। ये 3 जगह मेरे पास मेलानिन होता है, ठीक है। और मेलानिन इन सब में सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए, सबसे ज्यादा अमाउंट में मुझे क्या चाहिए, मेलानिन ही चाहिए। मान लो अगर आप देखो ध्यान से, ये सब क्या है, जैसे खाना खाने में अचार लगता है ना, थोड़ा सा वो नीचे वाला सब्जी है, इसका मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में मेलानिन चाहिए, वो कम अमाउंट में चाहिए। किसी कारण से अगर टायरोसिन कम होगा तो ज्यादा इंपैक्ट मेलानिन पे पड़ेगा या ऊपर वालों पे, मेलानिन पे। इस बात को समझ पा रहे हो। तो हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है PKU, इसमें ये एंजाइम नहीं होता, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। समझ आया, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है, समझो ध्यान से, जो बच्चे बैठे बैठे सो रहे हैं थोड़ी सी जगेंगे, PKU में हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है, सही हो गया भाई, हाइड्रोक्सिलेज नहीं है, तो उससे 2 केस बनेंगे। एक, हमारे पास टायरोसिन डिक्रीज कर जाएगा, मान लो आपको डाइट में थोड़ा बहुत मिल रहा होगा पर जितना चाहिए उतना नहीं है, टायरोसिन डिक्रीज करने से हमारे पास मेलानिन डिक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट इसी पे आएगा। भाई T3 T4 तो इतना होता है हमारे पास कि 2-3 महीने काम चल जाए, इतना हमारे थायराइड में स्टोर भी होता है। ऐसा नहीं कि आप आज नमक नहीं खाओगे, हाँ ना, कल तक गोइटर, ऐसा नहीं है, ये चीज पता है सबको, समय लगता है उसमें। तो मेलानिन डिक्रीज कर गया, जैसे ही मेलानिन डिक्रीज किया तो हमारे पास डिक्रीज इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, स्किन और हेयर पिगमेंटेशन डिक्रीज हो गई। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, स्किन और हेयर पिगमेंटेशन डिक्रीज हो गई।
टायरोसिन डिक्रीज कर गया। यहां तक समझ में आ गया। और आई पे क्यों इंपैक्ट कम पड़ेगा? क्योंकि आई में बहुत कम है। भाई आई में तो थोड़ा सा ही पिगमेंट है, ज्यादा पिगमेंट कहां है? हेयर और स्किन, तो ज्यादा इंपैक्ट वहीं आएगा। अब क्या हुआ? फिनाइलएलेनिन इंक्रीज हो गया। फिनाइलएलेनिन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मेरी बात सुनो ध्यान से। कोई अमीनो एसिड, फोकस करो, कोई अमीनो एसिड अगर ज्यादा हो जाए, कोई अमीनो एसिड अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा बताओ? लिवर के पास जाएगा। लिवर क्या करेगा? डीएमिनेशन, जैसा वो हमेशा करता है। तो जब लिवर ने डीएमिनेशन किया, ध्यान से सुनना, लिवर ने डीएमिनेशन किया, अगर लिवर एलानिन की डीएमिनेशन करता तो पाइरुवेट बनाता, तो फिनाइल एलानिन की डीएमिनेशन से फिनाइल पाइरुवेट बनाएगा। सही है? सोच लो खुद से, बात समझ में आई? फिनाइल पाइरुवेट बन गया, जो कि एक तरीके की कीटोन बॉडी है। अब ध्यान से सुनना, कीटोन बॉडी किसमें आ गई? ब्लड में। अब ब्लड में जाकर देखो, अगर कोई चीज ब्लड में घूम रही है, काम की नहीं है, उसका दो चीज होता है, या तो उसको कहीं पे पार्क कर दो। तो बॉडी ने क्या किया, ब्लड ने क्या किया, उसको न्यूरॉन में लगा दिया। तो अगर वो न्यूरॉन में एक्यूमुलेट हो गया तो वहां वो कर रहा है मेंटल रिटार्डेशन। क्या करवा रहा है? मेंटल रिटार्डेशन करा रहा है। समझ में आ रही है? न्यूरॉन को प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा क्या करती है बॉडी, क्या ट्राई करती है कि इसको किडनी से फिल्टर कर दो। सही है? अगर उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाए, ध्यान से सुनना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाए तो यूरिन में आएगा? नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद अगर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुई तब यूरिन में आएगा। दोनों बातों में फर्क है। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई चीज फिल्टर होने के बाद यूरिन में आए ये जरूरी नहीं है। ग्लूकोज फिल्टर होता है पर यूरिन में नहीं आता, क्योंकि उसका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर ग्लूकोज के ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम वैल्यू 300 है और आपके ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू 500 है, तो 200 ग्लूकोज यूरिन में आएगा, जैसा शुगर में होता है। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? और शुगर में अगर ब्लड में से ग्लूकोज निकलने लगेगा तो थकान होगी ही। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, मेरे पास अब क्या हुआ बेटा, अब क्या होगा? इसको एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि फिनाइल पाइरुवेट का पुअर रीएब्जॉर्प्शन है। पुअर क्या है? रीएब्जॉर्प्शन है। अगर पुअर रीएब्जॉर्प्शन है, ध्यान सुनेंगे, पुअर रीएब्जॉर्प्शन है किसमें? किडनी में। पुअर रीएब्जॉर्प्शन है किसमें? किडनी में। तो फिनाइल पाइरुवेट का पुअर रीएब्जॉर्प्शन है किडनी में। इसका मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ पर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ये यूरिन में आएगा। सही है? तो यूरिन में अगर ये आया तो इसी को कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। मतलब फिनाइल पाइरुवेट जो एक कीटोन बॉडी थी, समझ में आ रहा है, उसका किसमें आना? यूरिन में आना, इस जैसे ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है? नुकसान ये हो रहा है बेटा कि हमें टायरोसिन चाहिए, टायरोसिन कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होकर यूरिन में आ रहा है, बॉडी में चाहिए ना वो नुकसान है। दूसरा मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, मेलानिन पे इंपैक्ट आ रहा है। मेलानिन कम होने से नुकसान है, फायदा? गोरे हो जाएंगे, स्किन बर्न है। ठीक है? जो ज्यादा मतलब वेस्टर्न कंट्री में, हाँ, स्किन उनको सबसे ज्यादा बर्न होता है। यस, ठीक है, क्लियर है? यहां तक करेंगे, कल पढ़ रहे हैं इसके आगे। ये समझ में आया? फिनाइल पाइरुवेट का स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो? हाँ बोलो बेटा, ये टॉपिक